प्यारे बच्चों नमस्कार। आगामी बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे सभी बच्चों का आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स विद पावर में बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों मैं आप सबके लिए एक नए मिशन की शुरुआत करने जा रहा हूँ। इस मिशन के तहत बच्चों मैं आप सभी के लिए प्रीवियस ईयर्स में यानी कि पहले बोर्ड परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों का हर चैप्टर वाइज मैं एक कलेक्शन लेकर के आ रहा हूं और इस कलेक्शन के तहत हम लोग एक एक करके हर एक चैप्टर से एक छोटे छोटे वीडियो के द्वारा मीन्स कुछ कुछ क्वेश्चन का प्रैक्टिस हम लोग डेली करेंगे। ठीक है बच्चों, तो आइए आज से इस मिशन की शुरुआत की जाए। और इस मिशन के तहत आज मैं आप लोगों के लिए क्लास 12 का चैप्टर नंबर फर्स्ट जिसका नाम है संबंध व फलन, उसके लेक्चर नंबर फर्स्ट को लेकर के आया हूं। वैसे तो चैप्टर का नाम है बच्चों संबंध व फलन यानी रिलेशन एंड फंक्शन। उसमें आप जानते हैं कि उसमें दो पार्ट है, एक रिलेशन वाला पार्ट है यानी कि संबंध वाला, जबकि दूसरा पार्ट फंक्शन यानी कि फलन का है। लेकिन आज हम लोग जो शुरुआत करने जा रहे हैं, जो हम लोग आज टॉपिक स्टार्ट करेंगे, उस टॉपिक का नाम होगा रिलेशन यानी कि संबंध। आज से बच्चों हम लोग सबसे पहले इस रिलेशन पार्ट के सारे क्वेश्चन को वन बाय वन करके यानी कुछ कुछ क्वेश्चन को हर एक वीडियोज में हर एक क्लास में उसको डिस्कस करेंगे। तो आते हैं बच्चों आज इस महा मिशन के पहले लेक्चर में आज के क्वेश्चन को डिस्कस किया जाए। तो देखिए बच्चों, आज का जो क्वेश्चन है वो आपके सामने है। ये क्वेश्चन आपके चैप्टर नंबर फर्स्ट संबंध से लिया गया है। क्वेश्चन क्या कह रहा है जरा गौर से देखना बच्चों। क्वेश्चन कह रहा है कि अ रिलेशन आर इज डिफाइंड इन द सेट एन, अ रिलेशन आर इज डिफाइंड इन द सेट एन एज फॉलो। R is the set of ordered pair A comma B such that A is equals to B minus 2 and B is greater than 6. Then which of the following is correct? बच्चों ये जो फर्स्ट क्वेश्चन आया हुआ है ये क्वेश्चन MCQ क्वेश्चन है। और ये इस क्वेश्चन की जहां तक बात है तो बच्चों ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में 2022 यानी 2022 एंड 2024 दोनों में ही ये इस क्वेश्चन को पूछा गया है। अगर हिंदी में बात करें तो हिंदी में ये क्वेश्चन कह रहा है कि समुच्चय n पर एक संबंध R इस प्रकार परिभाषित है कि R उन सभी क्रमित युग्मों A, B का समुच्चय होगा जहां A बराबर B माइनस 2 होगा, A बराबर B माइनस 2 होगा, जबकि B क्या होगा ग्रेटर देन 6 होगा। बच्चों शायद आपको यहां जो ये क्वेश्चन में जो संबंध को परिभाषित किया गया है यानी संबंध का यानी रिलेशन का जो यहाँ पे डेफिनेशन लिखा गया है वो शायद आपको वहां समझ नहीं आ रहा होगा। तो यहां जरा समझिए इस रिलेशन को क्या कहा है। ये रिलेशन मीन्स ये ऑल ऑर्डर पेयर यानी सभी क्रमित युग्मों सभी ऑर्डर पेयर A, B का सेट होगा जहां ये कहा गया है कि A इज इक्वल्स टू B माइनस 2 होगा एंड B इज ग्रेटर देन 6। ध्यान से देखना बच्चों, यानी कि इस रिलेशन का जो डेफिनेशन दिया गया है वो आपके सामने है। बच्चों एक आपको मैं बात बताना चाह रहा हूं। वो बात ये है कि बच्चों आप बोर्ड एग्जाम 2025 यानी 2025 का आप प्रिपरेशन कर रहे हैं यानी कि तैयारी कर रहे हैं। आपके लिए सबसे बेटर ये होगा बच्चों कि आप एक स्ट्रेटजी बनाएं, तैयारी की एक रणनीति बनाएं। आप रणनीति बनाएंगे तो आपका सारा काम आसान हो जाएगा। आपके तैयारी के रणनीति का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा यह है कि जब भी आपके सामने क्वेश्चन आए, वो चाहे आप घर पे पढ़ाई कर रहे हो चाहे एग्जाम हो, जहां कहीं भी आपके सामने जब क्वेश्चन आए तो सबसे पहला काम आपके लिए ये होगा कि आप क्वेश्चन को प्रॉपर वे में पढ़ें। ठीक है, आइए तो सबसे पहले क्वेश्चन को जरा ध्यान से पढ़िए। और जहां तक MCQ क्वेश्चन की बात है, अगर आपके सामने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आए तो क्वेश्चन पढ़ने के साथ ही बच्चों आप ऑप्शन को जरूर देखिए। MCQ क्वेश्चन में आप ये काम जरूर करिए। शायद हो सकता है कि ऑप्शन देखने से, अगर आप ऑप्शन देखते हैं तो
तो बिना सॉल्व किए क्वेश्चन जो आप सॉल्व करते हैं उसको बिना सॉल्व किए ही आपको आंसर मिल जाए, ऐसा हो सकता है। ठीक है, आते देखते हैं। ये क्वेश्चन ये दिया गया है, क्वेश्चन के आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है, कह रहा है कि 2,4 बिलोंग्स टू आर। दूसरे ऑप्शन में बोला है 3,8 बिलोंग्स टू आर। तीसरे क्वेश्चन में बोला है 6,8 बिलोंग्स टू आर। और फोर्थ ऑप्शन में बोला है 8,7 बिलोंग्स टू आर। अब बच्चों आते हैं हम लोग अब इसके सॉल्यूशन पे, जरा गौर से देखिएगा क्या कह रहा है। इस क्वेश्चन में इस रिलेशन का जो मेन डेफिनेशन है बच्चों वो यही है। वो दिया गया है, क्या दिया गया है कि a इज इक्वल्स टू b माइनस 2। a की वैल्यू यानी इस R में जितने ऑर्डर्ड पेयर आएंगे, जो भी ऑर्डर्ड पेयर आएंगे, उसका जो फर्स्ट एलिमेंट होगा वो सेकेंड एलिमेंट से 2 लेस होगा, यानी कि 2 कम होगा। और फिर आगे ये भी कहा गया है कि मीन सेकेंड एलिमेंट क्या होगा, 6 से ग्रेटर होगा। अब एक काम करते हैं बच्चों, इसको जरा गौर से देखिएगा। अब मैंने क्या काम किया कि अगर मैं b को a के रूप में बदलूं तो b इज इक्वल टू a प्लस 2 हो सकता है, b इज इक्वल टू a प्लस 2 हो सकता है, और उसके साथ ही साथ बोला है b इज ग्रेटर देन 6। अब जो बच्चों क्वेश्चन में जो कंडीशन दी गई है उस कंडीशन को मैंने सिंप्लीफाई कर लिया है, और अब हम लोगों को इस क्वेश्चन का आंसर इस जो ये सिंप्लीफाइड जो इसका डेफिनेशन है उसके अकॉर्डिंग देना है। यानी कि जरा गौर से देखिएगा, अब ये कह रहा है कि b यानी कि हर ऑर्डर्ड पेयर का सेकेंड एलिमेंट b क्या होगा, फर्स्ट एलिमेंट से 2 ज्यादा होगा। सेकेंड एलिमेंट यानी b a से 2 मोर होगा, यानी a से 2 ज्यादा होगा। बात समझ आई। दूसरी कंडीशन कि b इज ग्रेटर देन 6, b की वैल्यू क्या होगी, 6 से बड़ी होगी। ध्यान रखना बच्चों, क्या कह रहा है कि इसमें जो भी ऑर्डर्ड पेयर आएंगे उस ऑर्डर्ड पेयर का सेकेंड एलिमेंट एक तो क्या होगा, वो 6 से बड़ा होगा, और दूसरी कंडीशन की वो क्या होगा, पहले एलिमेंट से 2 बड़ा होगा। तो जरा गौर से देखिए, इन सारे ऑप्शन को जरा देखिए, सारे ऑप्शन को देखिए। ऑप्शन में सबसे पहला कंडीशन ये ले लीजिए कि ये कह रहा है कि b इज ग्रेटर देन 6, यानी कि उस हर मतलब उस ऑर्डर्ड पेयर का सेकेंड एलिमेंट पहले एलिमेंट से पहले उस ऑर्डर्ड पेयर का सेकेंड एलिमेंट क्या होगा, 6 से ग्रेटर होगा, 6 से बड़ा होगा। तो 6 से बड़ा कौन कौन से ऑप्शन में, 6 से बड़ा एक ये वाला आ गया, 6 से सेकेंड एलिमेंट 6 से बड़ा ये है, और 6 से बड़ा ये है। ठीक। दूसरी कंडीशन कह रहा है कि b a से 2 ज्यादा बड़ा होगा, यानी कि इसमें केवल वही ऑर्डर्ड पेयर आएंगे जिसका सेकेंड एलिमेंट फर्स्ट एलिमेंट से 2 ग्रेटर होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। जरा बच्चों ध्यान से देख लेना, बिना सॉल्व किए यहां पे इसके आंसर को आप बता सकते हैं। इसका सेकेंड एलिमेंट फर्स्ट एलिमेंट से 2 ग्रेटर है, और दूसरी बात कि सेकेंड एलिमेंट 6 से ग्रेटर है। बात समझ आ गई। यहां पे ये 2 कंडीशन आया था, उसके अकॉर्डिंग ये ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। बच्चों इस क्वेश्चन को 2 बार बोर्ड एग्जाम में, एक बार 2022 में और एक बार 2024 में पूछा गया है। इस तरह पहले क्वेश्चन को हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। अब बच्चों मैं मूव करता हूं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बच्चों ये रहा। ये क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है, और इस क्वेश्चन की जहां तक बात है बच्चों, तो ये क्वेश्चन 2022 में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ये क्वेश्चन 2022 में ये क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा जा चुका है बोर्ड एग्जाम में। क्वेश्चन काफी बढ़िया है। पहले वाला क्वेश्चन क्या था, वो एमसीक्यू आया हुआ था, उसमें बहुत ज्यादा दम नहीं था। बट अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं तो इस क्वेश्चन में बच्चों थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्ट को यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगर इंग्लिश में बात किया जाए तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि इफ R1 एंड R2 आर इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन सेट ए। बच्चों ध्यान देना, क्वेश्चन कह रहा है कि R1 एंड R2 आर इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन सेट ए, यानी कि R1 और R2 सेट ए पे इक्विवेलेंस रिलेशन है, यानी कि तुल्यता संबंध है। तब कह रहा है कि प्रूव दैट, तब आप प्रूफ करो, प्रूव दैट R1 इंटरसेक्शन R2 इज ऑल्सो एन इक्विवेलेंस रिलेशन। यानी कि तब हमें यह प्रूफ करना है कि R1 और R2 का जो इंटरसेक्शन होगा वो क्या होगा, वो भी एक इक्विवेलेंस रिलेशन होगा।
एक तरह से बच्चों ये रिलेशन की एक प्रॉपर्टी है और इसे ही हमें प्रूफ करने को कहा जा रहा है। और ये क्वेश्चन बच्चों 2022 में ऑलरेडी पूछा जा चुका है। फिर से मैं क्वेश्चन को दोहरा रहा हूं। हमें यहां पे दो रिलेशन दिए गए हैं, एक R1 और दूसरा R2, और ये कहा गया है कि ये दोनों ही रिलेशन एक सेट A पे इक्विवेलेंस रिलेशन है। इक्विवेलेंस रिलेशन के बारे में आप अच्छी तरह जानते हैं कि वो क्या है, तुल्यता संबंध। क्लियर? तब हमसे ये कहा जा रहा है कि आप ये सिद्ध करिए कि R1 इंटरसेक्शन R2 यानी इन दोनों रिलेशन का जो इंटरसेक्शन होगा वो भी क्या होगा, उस सेट पे एक इक्विवेलेंस रिलेशन। बात समझ आई? क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? मुझे उम्मीद है बच्चों क्लियर हुआ। अब आगे चलते हैं। हमें ये प्रूफ करके दिखाना है कि R1 इंटरसेक्शन R2 क्या है, एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। जहां पे हमें ये दिया जा चुका है कि R1 भी क्या है, सेट A पे इक्विवेलेंस रिलेशन है, जबकि R2 भी क्या है, सेट A पे एक इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक, अब बच्चों हमें R1 इंटरसेक्शन R2 को इक्विवेलेंस रिलेशन दिखाने के लिए ये क्लियर है कि हमें ये दिखाना होगा कि ये रिलेशन क्या है, ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, ये रिलेशन सिमेट्रिक है और ये रिलेशन ट्रांजिटिव है। किसी भी रिलेशन को इक्विवेलेंस प्रूफ करने के लिए हमें क्या क्या दिखाना होता है, हमें यह दिखाना होता है कि वो रिलेशन क्या है, रिफ्लेक्सिव है। रिफ्लेक्सिव मतलब क्या, कि स्वतुल्य है। उसके बाद सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक का मतलब क्या, सममित है। और उसके साथ ही साथ बोला है कि ट्रांजिटिव, यानी कि उसका मतलब क्या, संक्रामक है। ठीक है, तो बच्चों क्वेश्चन काफी अच्छा है, इसको जरा ध्यान से देखिएगा। मैं तो एक बात और कहना चाहूंगा कि इस क्वेश्चन को एक दो बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा, क्योंकि ये प्रूविंग का क्वेश्चन है तो आपके लिए बेटर होगा। आते हैं बच्चों, अब कैसे इसको सॉल्व किया जाएगा, जरा ध्यान से देखिएगा। इसको हमें इक्विवेलेंस प्रूव करना है, यानी कि सबसे पहले हमें इसके लिए किसके लिए बात करनी होगी, रिफ्लेक्सिव के लिए। किसके लिए, फॉर रिफ्लेक्सिव, यानी कि सबसे पहले हमें यह दिखाना होगा कि ये रिलेशन क्या है, रिफ्लेक्सिव है, यानी कि स्वतुल्य है। ठीक, स्वतुल्य के केस में यानी रिफ्लेक्सिव के केस में बच्चों आप जानते हो कि क्या हमें दिखाना होता है, रिफ्लेक्सिव के केस में हमें यह दिखाना होता है कि जिस सेट पे ये संबंध यानी रिलेशन डिफाइंड है, उस सेट के सारे एलिमेंट का खुद के साथ रिलेशन है, यानी खुद के साथ ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म हो रहा है। ठीक है, तो फॉर रिफ्लेक्सिव की बात कर रहा हूं मैं, यहां लिख रहा हूं कि लेट, यानी माना x बिलोंग्स टू सेट ए, x बिलोंग्स टू सेट ए। मैंने ये मान लिया कि सेट ए का एक एलिमेंट x है। तब देखिए देन, अब जरा गौर से देखना बच्चों, ये कहा गया है कि R1 क्या है, एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो जब R इक्विवेलेंस रिलेशन है, इसका मतलब कि R1 अगर R1 एक इक्विवेलेंस रिलेशन है, इसका मतलब R1 रिफ्लेक्सिव भी होगा। और कहा गया कि R2 भी रिफ्लेक्सिव है, यानी R2 भी क्या होगा, वो भी रिफ्लेक्सिव होगा। क्लियर? तो देखिएगा, लेट x बिलोंग्स टू A, देन यहां पे क्या होगा, इसका मतलब कि x बिलोंग्स टू R1। ऐसा क्यों, x R1 से क्यों बिलोंग करेगा, क्योंकि R1 क्या है, एक इक्विवेलेंस रिलेशन है, और जब इक्विवेलेंस है इसका मतलब वो रिफ्लेक्सिव है, यानी कि स्वतुल्य है। एंड मैं ये भी कहूंगा कि x ऑल्सो बिलोंग्स टू R2। बच्चों ध्यान देना, क्वेश्चन में ऑलरेडी ये कहा जा चुका है कि R1 और R2 दोनों इक्विवेलेंस रिलेशन है। किस पे, सेट ए पे। जब दोनों सेट ए पे इक्विवेलेंस रिलेशन है, इसका मतलब कि R1 भी रिफ्लेक्सिव होगा और R2 भी रिफ्लेक्सिव होगा। और जब R1 और R2 दोनों सेट ए पे रिफ्लेक्सिव होंगे, इसका मतलब कि सेट ए के एवरी एलिमेंट का खुद के साथ ऑर्डर्ड पेयर R1 में भी फॉर्म होगा और R2 में भी फॉर्म होगा। बात समझ आ रही है? बिल्कुल। यानी कि x बिलोंग्स टू R1 एंड x बिलोंग्स टू R2। ऐसा क्यों, क्योंकि R1 और R2 दोनों रिफ्लेक्सिव है। तो जब बच्चों x R1 में भी आ रहा है और x R2 में भी आ रहा है, तो क्या मैं इस बेस पे ये नहीं कह सकता हूं, ये नहीं कहा जा सकता है कि देन x ऑल्सो बिलोंग्स टू R1 इंटरसेक्शन R2? कहा जा सकता है कि नहीं कहा जा सकता है? बिल्कुल कहा जा सकता है। ठीक, और जब ये कहा जा सकता है, तब इस बेस पे मैं ये कह सकता हूं, ये x बिलोंग्स टू R1 इंटरसेक्शन R2
फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू सेट ए, यानी सेट ए के जितने एलिमेंट, जितने एक्स हैं, उन सभी एक्स का खुद के साथ पेयर किसमें बन रहा है, R1 इंटरसेक्शन R2 में बन रहा है। तब इस बेस पे ये कहा जा सकता है कि देयरफॉर, यानी इसलिए R1 इंटरसेक्शन R2 क्या है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। क्या कहा जा सकता है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ये बात समझ आई कि नहीं आई बच्चों, बात समझ आई या नहीं आई? मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा, उम्मीद है बच्चों आपको जरूर समझ आया होगा। ठीक है, अब मैं बढ़ता हूं आगे की ओर, अब मैं आगे चलता हूं। आगे बात किया जाए किसकी, सिमेट्रिक की। सिमेट्रिक यानी सममित के बारे में बात करनी है मुझे। फॉर सिमेट्रिक यानी कि सममित के लिए। बच्चों एक बात आपको मालूम है कि यहां पे R1 और R2 दोनों क्या है, इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो अब जब R1 और R2 इक्विवेलेंस यानी कि तुल्यता संबंध है, इसका मतलब कि R1 भी क्या होगा, सिमेट्रिक होगा, और R2 भी क्या होगा, सिमेट्रिक होगा। क्लियर? तो आइए देखते हैं अब सिमेट्रिक के लिए क्या करना होगा। सिमेट्रिक के लिए बच्चों मैं यहां क्या काम कर रहा हूं, जरा गौर से देखिएगा। मैंने फिर लेट सिमेट्री के बारे में आपको मालूम है कि अगर x कॉमा वाई R1 में आया तो y कॉमा x भी आना चाहिए, यानी कि जितने ऑर्डर्ड पेयर आते हैं उन ऑर्डर्ड पेयर के उल्टा भी उसमें मौजूद होने चाहिए। तो मैं क्या कर रहा हूं यहां पे लेट, यानी माना x कॉमा वाई बिलोंग्स टू सेट ए। बच्चों मैं यहां से इस सेट के दो एलिमेंट x और y ले रहा हूं। ठीक, तब देखिएगा तब क्या होगा, तब यहां पे एक्चुअल में R1 क्या है, ये भी सिमेट्रिक है, R2 क्या है, ये भी सिमेट्रिक है। जब R1 सिमेट्रिक है इसका मतलब कि x कॉमा वाई बिलोंग्स टू R1, अगर x y R1 में आता है तो y और x भी R1 में आएगा, y और x भी R1 में आएगा, बिल्कुल आएगा। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि R1 क्या है, एक सिमेट्रिक रिलेशन है। एंड इसके साथ ही साथ एंड मैं ये भी कह सकता हूं R2 भी क्या है, सिमेट्रिक है, यानी तब मैं ये भी कहूंगा कि x कॉमा वाई बिलोंग्स टू R2, x कॉमा वाई अगर R2 में आता है इसका मतलब कि y कॉमा x ऑल्सो बिलोंग्स टू R2। बात समझ आई, बात समझ आई? क्योंकि R1 भी सिमेट्रिक है और R2 भी सिमेट्रिक है। तो जब R1 सिमेट्रिक है तो R1 में जितने ऑर्डर्ड पेयर आएंगे उनके उल्टे भी आएंगे, उसमें ऑफ कोर्स आएंगे। जब R2 सिमेट्रिक है तो R2 में जितने ऑर्डर्ड पेयर आएंगे उसके उल्टे भी आएंगे, बिल्कुल आएंगे। अब एक बात बताना जरा बच्चों, एक्स वाई R1 में आ रहा है तो वाई एक्स भी R1 में आ रहा है, एक्स वाई R2 में आ रहा है तो वाई एक्स भी R2 में आ रहा है। तो क्या मैं ये नहीं कह सकता हूं, क्या मैं ये कहने के लिए कैपेबल नहीं हूं कि मैं ये कह सकता हूं कि तब x कॉमा वाई ऑल्सो बिलोंग्स टू R1 इंटरसेक्शन R2। ये एक्स वाई R1 में भी आ रहा है, एक्स वाई R2 में भी आ रहा है, तो एक्स वाई R1 इंटरसेक्शन R2 में भी तो आएगा, यानी दोनों में कॉमन भी तो होगा, बिल्कुल कॉमन होगा। जब ये आ रहा है तो क्या तब y कॉमा x बिलोंग्स टू R1 इंटरसेक्शन R2 नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा, आएगा ना? ठीक है। तो जब x कॉमा वाई R1 इंटरसेक्शन R2 में आया, जब x y आया और इसके बेस पे yx भी आ रहा है, यानी कि हर ऑर्डर्ड पेयर का उल्टा भी आ रहा है, इसका मतलब तब हम ये कह सकते हैं कि यहां पे R1 इंटरसेक्शन R2 क्या है, एक सिमेट्रिक रिलेशन है, इज अ सिमेट्रिक रिलेशन। क्या है, सिमेट्रिक यानी कि सममित संबंध है। बात समझ आई? R1 इंटरसेक्शन R2 रिफ्लेक्सिव भी हो गया, R1 इंटरसेक्शन R2 सिमेट्रिक भी हो गया। अब बच्चों बारी किसकी है? अब बारी है ट्रांजिटिव की। किसकी? ट्रांजिटिव की। अब मैं चलता हूं ट्रांजिटिव यानी कि संक्रामक की। गौर से देखना बच्चों, अब मैं बात करने जा रहा हूं किसकी? फॉर ट्रांजिटिव की मैं बात कर रहा हूं। ट्रांजिटिव अगर बोले तो हिंदी में इसे क्या कहा जाता है, यानी संक्रामक के बारे में बात करने वाला हूं। ठीक है बच्चों, आपको अच्छी तरह मालूम है कि R1 भी क्या है, एक इक्विवेलेंस रिलेशन है, और R2 भी क्या है, एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। जब R1 इक्विवेलेंस रिलेशन है इसका मतलब क्या है
कि R1 रिफ्लेक्सिव भी होगा, R1 सिमेट्रिक भी होगा, R1 ट्रांजिटिव भी होगा। और अगर R2 भी इक्विवेलेंस रिलेशन है, इसका मतलब क्या हुआ कि R1 रिफ्लेक्सिव भी हुआ, R1 सिमेट्रिक भी हुआ, R1 ट्रांजिटिव भी हुआ। वैसे मैं R1 और R2 को रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक लेके मैं सॉल्व कर चुका हूं, अब बारी है ट्रांजिटिव की। जरा गौर से देखना बच्चों, ट्रांजिटिव के लिए आपको क्या करना होता है, आपको मालूम है कि आपको 3 एलिमेंट्स लेने होते हैं। मैंने मान लिया कि लेट x y z बिलोंग्स टू सेट A। ये A के 3 एलिमेंट्स x, y, z है। देन अब जरा गौर से देखना बच्चों, ये R1 क्या है, R1 क्या है, ट्रांजिटिव है। R1 अगर ट्रांजिटिव है, इसका मतलब क्या है बच्चों, मैं यहां लिख भी दे रहा हूं कि सिंस R1 इज ट्रांजिटिव, R1 इज ट्रांजिटिव, R1 क्या है, एक ट्रांजिटिव रिलेशन है। जब R1 ट्रांजिटिव है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि x, y belongs to R1 and y, z belongs to R1। दिस इंप्लाइज दैट, ये क्या इंप्लाई करेगा कि x, z ऑल्सो बिलोंग्स टू R1। यानी कि अगर xy R1 से बिलोंग किया और yz भी R1 से बिलोंग किया तो xz भी R1 से बिलोंग करेगा। और उसके साथ ही साथ बच्चों हम लोग ये भी जानते हैं, हमें ये भी मालूम है, क्या मालूम है, हमें ये भी मालूम है कि R2 क्या है, R2 भी एक ट्रांजिटिव रिलेशन है, R2 भी एक ट्रांजिटिव रिलेशन है। इसका मतलब तब क्या आएगा, तब ये भी हमें कहना पड़ेगा, कि x, y बिलोंग्स टू R2 एंड y, z belongs to R2। This implies that x, z belongs to R2। ठीक, यानी कि अब जरा देखिए, x1 y1 R1 में आ रहा है और x y R1 में आ रहा है, yz R1 में आ रहा है, xz भी R1 में आ रहा है, x y R2 में आ रहा है, yz R2 में आ रहा है, xz भी R2 में आ रहा है। तो क्या अब ऐसा नहीं हो सकता है, क्या ये ऐसा नहीं हो सकता है कि तब x, y बिलोंग्स टू R1 इंटरसेक्शन R2 दोनों में कॉमन है एंड y, z ऑल्सो बिलोंग्स टू R1 इंटरसेक्शन R2, तब ये नहीं कहा जा सकता है कि y, z बिलोंग्स टू R1 इंटरसेक्शन R2। बात समझ आई कि नहीं आई बच्चों, आई कि नहीं आई? जब x1 y1 R1 में भी आया, x1 y1 R2 में भी, x y R1 में भी आया, x y R2 में भी आया, तब yz R1 में भी आया, yz R2 में भी आया, तब इन दोनों के बेस पे xz R1 में भी आया तो xz R2 में भी आया, तो क्या ये इनके इंटरसेक्शन में कॉमन नहीं होंगे? बिल्कुल होंगे। तब इस बेस पे ये कहा जा सकता है बच्चों, ये यहां कहा जा सकता है कि तब क्या, कि R1 इंटरसेक्शन R2 क्या है, R1 इंटरसेक्शन R2 क्या है, एक ट्रांजिटिव रिलेशन है। क्या है? एक ट्रांजिटिव रिलेशन है, यानी कि संक्रामक संबंध है। अब बच्चों मैंने आपको दिखा दिया कि R1 इंटरसेक्शन R2 रिफ्लेक्सिव भी है, R1 इंटरसेक्शन R2 सिमेट्रिक भी है और R1 इंटरसेक्शन R2 ट्रांजिटिव भी है, यानी कि फाइनली ये क्या है, एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। यानी कि तब आप ये कह सकते हैं, अब आप कह सकते हो कि therefore R1 intersection R2 is an equivalence relation, यानी कि एक तुल्यता संबंध है, इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, तो इस तरह बच्चों ये प्रूव हुआ। ये क्वेश्चन थोड़ा सा मुश्किल टाइप का था, थोड़ा सा टफ था, इसके लिए बार बार आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तब जाके समझ में आएगा। बच्चों सारे क्वेश्चन इजी ही नहीं आएंगे, ऐसा नहीं होगा। ये थोड़ा सा मुश्किल क्वेश्चन था, इस पे थोड़ा सा आपको कोशिश करना होगा, थोड़ा सा इसके कॉन्सेप्ट को समझना होगा, तो चीजें आपको आसानी से समझ में आ जाएंगी। ऐसे क्वेश्चन के लिए बच्चों आप अगेन एंड अगेन प्रैक्टिस करिए। अब चलता हूं बच्चों मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, अगले क्वेश्चन की ओर मूव किया जाए। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि
कि लेट L इज द सेट ऑफ ऑल लाइंस इन एक्स वाई प्लेन। हमें बच्चों यहां पे एक सेट दिया गया है, क्या दिया गया है? L एक सेट दिया गया है। L कैसा सेट है? सेट ऑफ ऑल लाइंस, सेट ऑफ ऑल लाइंस इन अ प्लेन, इन एक्स वाई प्लेन कह लो या इन अ प्लेन कह लो, किसी प्लेन यानी किसी तल में स्थित सभी लाइंस का सेट है। और R इज a relation such that R is the set of ordered pair L1, L2, such that L1 is parallel to L2, defined on L then R is। कह रहा है कि हमारे पास L क्या है? L किसी तल में स्थित यानी किसी प्लेन में स्थित सभी लाइंस का सेट है। L किसी प्लेन में स्थित सभी लाइंस का सेट है। उसके बाद यहां पे R को इस तरह डिफाइन किया गया है, कहा गया कि R इज द सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर L1, L2, यानी इस R में वे सभी ऑर्डर्ड पेयर L1 एंड L2 आएंगे जहां पे L1 इज पैरेलल टू L2, L1 इज पैरेलल टू L2, यानी कि यहां पे जो भी L1 L2 आएंगे, यानी यहां पे जो भी दो एलिमेंट आएंगे, जो भी दो लाइंस आएंगे, वो दोनों लाइन क्या होंगे? एक दूसरे के पैरेलल होंगे। पैरेलल आप समझ रहे हैं? समानांतर। ठीक है, तब हमें बताना है कि अब बताइए कि R क्या है? ये रिफ्लेक्सिव लिखा है बच्चों, ये मिसप्रिंट हुआ है। तब आपको बताना है कि R क्या है? नॉट रिफ्लेक्सिव है। फिर R क्या बोला है? R इज नॉट सिमेट्रिक, यानी कि सममित नहीं है। ऑप्शन नंबर सी के बारे में बोला है नॉट ट्रांजिटिव, यानी कि संक्रामक नहीं है। और डी के बारे में बोला है कि इक्विवेलेंस रिलेशन, यानी कि तुल्यता संबंध है। बच्चों ये क्वेश्चन एमसीक्यू है, क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, तो हमें बहुत ज्यादा समय इसमें देने की जरूरत नहीं है। जहां पे समय देना है वहीं पे आप समय दीजिए। सपोज कर लीजिए बच्चों, जैसे मान लीजिए यहां पे एक ये लाइन है, ये एक लाइन है जिसको मैं नाम दे रहा हूं L1, और मैंने एक दूसरा लाइन लिया, ये लाइन है बच्चों L2, और एक मैं तीसरा लाइन लिया। या अभी आप सिर्फ एक ही लाइन की बात करिए, एक लाइन की, क्योंकि हमें इसको पहले रिफ्लेक्सिव बताना है। मैंने एक लाइन ले लिया L1, एक लाइन ले लिया L1। ये L1 कहां की लाइन है? ये L1 इस सेट L की एक लाइन है। आपके पास L एक सेट दिया गया है जिसमें ढेर सारे लाइंस आई हुई हैं, यानी कि यहाँ पे L1 है, फिर ये L2 है, फिर ये L3 है, फिर ये L4 है, ऐसे करके ढेर सारे आपके पास मींस इनफाइनाइट लाइंस आई हुई हैं। इसमें से मैंने एक लाइन L1 ले लिया। क्या बच्चों आप ये नहीं कह सकते हैं कि हर एक लाइन खुद की पैरेलल होती है, हर एक लाइन खुद की समानांतर होती है, यानी ये लाइन खुद की समानांतर है। तो जब ये लाइन खुद के समानांतर है, इसका मतलब कि इसमें से हर लाइन के लिए खुद के साथ पेयर बनेगा कि नहीं बनेगा? बिल्कुल बनेगा। यानी कि ईच ऑफ द लाइन, यानी हर लाइन एक दूसरे की पैरेलल होती है। यानी अब बच्चों आप ये कह सकते हो, यहां पे आप कह सकते हैं कि एवरी लाइन इज पैरेलल टू इटसेल्फ, पैरेलल टू इटसेल्फ, यानी कि आप ये कह सकते हैं कि प्रत्येक लाइन क्या होती है? खुद की पैरेलल होती हैं। जब खुद की पैरेलल होती हैं, इसका मतलब कि L1 belongs to R for every L1 belongs to L, यानी इस सेट के हर लाइन का खुद के साथ पेयर बनेगा, बिल्कुल बनेगा। इसका मतलब क्या हुआ? ये रिफ्लेक्सिव हुआ, इसका मतलब रिफ्लेक्सिव हो गया। अब बात करता हूं किसकी? अब बात किया जाएगा, अब दो लाइन ले लीजिए, आप दो लाइन लीजिए। मैंने बच्चों ये मैं किसकी बात करा था? ये रिफ्लेक्सिव की बात करा था, रिफ्लेक्सिव की। ठीक है, एमसीक्यू क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब बच्चों मैं बात कर रहा हूं सिमेट्रिक की। किसकी? सिमेट्रिक की बात कर रहा हूं। सिमेट्रिक यानी कि हिंदी में अगर बात करें तो सममित में आपको मालूम है कि अगर XY आया तो YX भी आना पड़ेगा। सिमेट्रिक के लिए बच्चों मैं क्या कर रहा हूं, जरा गौर से देखिएगा। सिमेट्रिक के लिए मैं दो लाइन ले रहा हूं, एक मैंने लाइन ले लिया L1 और दूसरा लाइन ले लिया बच्चों मैंने L2। ठीक, और ये ऐसी लाइन है, मैंने ऐसी दो लाइनें ली हैं कि L1 इज पैरेलल टू L2।
तो जब L1 L2 की पैरेलल है, इसका मतलब क्या हुआ कि यहां पे L1 कॉमा L2 बिलोंग्स टू R आएगा, बिल्कुल आएगा। और बच्चों जब L1 L2 की पैरेलल है तो क्या मैं ये नहीं कह सकता हूं, मैं ये भी तो कह सकता हूं कि L2 इज ऑल्सो पैरेलल टू L1, बिल्कुल कहा जा सकता है। तब इस बेस पे क्या होगा, तब इस बेस पे ये हो जाएगा कि L2 कॉमा L1 ऑल्सो बिलोंग्स टू R, ठीक। यानी कि अब क्या हुआ यहां पे, अब कंडीशन ये आ गई कि L1 कॉमा L2 बिलोंग्स टू R। जब ये आया तो ये क्या इंडिकेट कर रहा है, ये इंडिकेट कर रहा है कि L2 कॉमा L1 ऑल्सो बिलोंग्स टू R आएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि R इज अ सिमेट्रिक रिलेशन, R इज अ सिमेट्रिक रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन यानी कि ये सिमेट्रिक है, ठीक। अब बच्चों मैं बात कर ले रहा हूं किसकी, अब मैं बात कर ले रहा हूं ट्रांजिटिव की। किसकी बात कर रहा हूं, ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव में हमें 3 लाइंस लेने होंगे बच्चों, 3 लाइंस। मैंने यहां पे 3 लाइन लिया, एक लिया L1, दूसरा लिया बच्चों L2 और तीसरा लिया मैंने L3, ठीक है। मैंने 3 लाइंस ले लिया। अब यहां पे कंडीशन क्या है कि L1 इज पैरेलल टू L2 है, यानी कि जब L1 मींस यहां पे क्या है, L1 इज पैरेलल टू L2 है। इसका मतलब क्या हुआ कि L1 कॉमा L2 बिलोंग्स टू R आया, और फिर L2 ऑल्सो पैरेलल टू L3, यानी कि यहां पे और क्या है, और एक कंडीशन और भी है कि L2 इज ऑल्सो पैरेलल टू L3। इसका मतलब ये हुआ कि L2 कॉमा L3 ऑल्सो बिलोंग्स टू R आया। अब क्या होगा बच्चों, जब ये इसके पैरेलल है और ये इसके पैरेलल है तो क्या ये लाइन इसके पैरेलल नहीं होगी, बिल्कुल होगी। यानी कि अब हम ये कह सकते हैं कि L1 इज ऑल्सो पैरेलल टू L3, यानी कि यहां क्या हो गया, आप ये कह सकते हो कि L1 कॉमा L3 ऑल्सो बिलोंग्स टू R, यानी कि L1 कॉमा L2 भी आ गया, L2 कॉमा L3 भी आ गया और L1 कॉमा L3 भी आ गया। यानी कि इस बेस पे ये कहा जा सकता है, तब ये कहा जा सकता है कि ये रिलेशन यानी R क्या है, ट्रांजिटिव रिलेशन है। क्या है बच्चों, ट्रांजिटिव रिलेशन है। और ये जब ट्रांजिटिव है इसका मतलब ये रिलेशन क्या हो गया, जरा ध्यान से देखिएगा। ये रिलेशन ट्रांजिटिव भी हुआ यानी कि संक्रामक भी हुआ, सिमेट्रिक भी हुआ यानी कि सम्मित भी हुआ, और इसके साथ ही साथ ये रिफ्लेक्सिव भी हो गया। इसका मतलब इस ऑप्शन को देख के हम ये कह सकते हैं कि ये क्या है, ये इक्विवेलेंस रिलेशन। ये क्या है, इक्विवेलेंस रिलेशन। बात समझ आ गई। अब चलता हूं बच्चों में क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट ये देखिए क्या कर रहा है। ये क्वेश्चन भी बच्चों कब का आया हुआ है, इस क्वेश्चन की अगर बात की जाए तो ये क्वेश्चन बच्चों ये 2022 एंड 2023 दोनों ही साल आया हुआ है। ये क्वेश्चन बच्चों 2022 यानी 2022 एंड 2023 दोनों ही साल में बोर्ड एग्जाम में पूछा गया। इस क्वेश्चन को जरा गौर से देखिएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि प्रूव दैट अ रिलेशन R is the set of ordered pair A comma B such that 2 divides A minus B on the Z, ये Z है बच्चों, on the Z मतलब क्या, set of integer is an equivalence relation। हिंदी की बात की जाए तो बच्चों ये कह रहा है क्वेश्चन, बच्चों आप घबराइए नहीं, परेशान मत होइए, आप लैंग्वेज को लेकर के बिल्कुल मत परेशान होइए। यहाँ पे ये कहा गया है कि R एक रिलेशन है, R एक रिलेशन है। कैसा रिलेशन है, इस R में वो सभी ऑर्डर्ड पेयर A कॉमा B आ रहे हैं सच दैट ये ऐसे आ रहे हैं कि 2 डिवाइड्स A माइनस B, 2 डिवाइड्स A माइनस B, यानी कि यहाँ पे A और B जो भी A B आ रहे हैं उसको कौन डिवाइड कर रहा है, इनके डिफरेंस को, इनके अंतर को 2 डिवाइड्स कर रहा है। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि 2 क्या है, 2 इनके डिफरेंस का क्या है, एक फैक्टर है मतलब कि गुणनखंड है, ठीक है। जहां A एंड B बोथ बिलोंग्स टू Z। कहने का मतलब ये है बच्चों कि यहाँ पे R जो रिलेशन किस पे दिया गया है, सेट ऑफ इंटीजर्स यानी कि पूर्णांकों के समुच्चय पर R एक रिलेशन को परिभाषित किया गया है, यानी कि दिया गया है। और एक ऐसा रिलेशन दिया गया है कि इस R में वही ऑर्डर्ड पेयर A B आएंगे जहां पे इन दोनों का अंतर, इन दोनों का डिफरेंस किससे डिविजिबल होगा, 2 से डिविजिबल होगा, यानी कि उसमें 2 से भाग लग जाएगा। तब हमें यह सिद्ध करना है कि ये क्या है, एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। अब इक्विवेलेंस प्रूफ करने के लिए बच्चों हमें यह दिखाना होगा कि ये रिलेशन क्या है, रिफ्लेक्सिव भी है, रिफ्लेक्सिव मतलब क्या कि स्वतुल्य भी है, उसके बाद दिखाना होगा कि सिमेट्रिक भी है, उसके बाद दिखाना होगा कि ट्रांजिटिव भी है।
तो जल्दी से बिना टाइम वेस्ट किए आते हैं और फटाफट हम लोग इस चीज को दिखा ले जाते हैं। ठीक है बच्चों, तो आइए जरा गौर से देखिएगा हम लोग कैसे दिखाते हैं आते हैं। देखिए सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं रिफ्लेक्सिव, यहां पे रिफ्लेक्सिव की बात होगी। जब रिफ्लेक्सिव की बात होगी तो जरा गौर से देखिएगा। रिफ्लेक्सिव में आपको ये मालूम है कि अगर ये सेट जेड पे डिफाइन है, यानी कि जेड पे परिभाषित है, तो इस जेड के हर एक एलिमेंट का खुद के साथ पेयर बनना चाहिए। और खुद के साथ पेयर कब बनेगा? जब वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। तो आते हैं बच्चों, देखते हैं। आप मान लो बच्चों, आप सपोज कर लो, मैंने मान लिया, मैंने यहां माना कि A बिलोंग्स टू जेड, A बिलोंग्स टू जेड, A क्या है? एक इंटीजर है। तब जरा देखना, जब A एक जेड है, A इंटीजर है, तो बच्चों एक इंटीजर का, एक पूर्णांक का खुद के साथ सब्ट्रैक्शन, खुद के साथ जब आप अंतर करोगे तो जीरो आएगा, बिल्कुल आएगा। और जीरो क्या होता है बच्चों? जीरो क्या है? जीरो क्या है? विच इज डिविजिबल बाई टू, विच इज डिविजिबल बाई टू, विच इज डिविजिबल बाई टू। यानी आप ये कह सकते हो कि यहां पे मैंने a एक इंटीजर लिया और उस इंटीजर को खुद से सब्ट्रैक्ट किया, तो उसका डिफरेंस जीरो आ रहा है, जो कि जीरो क्या है? 2 से डिविजिबल है। 2 से इसमें भाग लग जाएगा। 2 से जब भाग लग जाएगा, इसका मतलब क्या हुआ बच्चों कि a बिलोंग्स टू r फॉर एवरी x बिलोंग्स टू z। यानी कि अब इन सारे इंटीजर्स का खुद के साथ इस रिलेशन में पेयर बन जाएगा। इसका मतलब बच्चों आप क्या कह सकते हो कि R क्या है? एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, यानी कि स्वतुल्य संबंध है। R क्या है? एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ठीक, अब बच्चों मैं बात करने जा रहा हूं सिमेट्रिक की। किसकी बात करूंगा? सिमेट्रिक की बात करूंगा। जरा गौर से देखिएगा। अब सिमेट्रिक यानी सममित में आप जानते हो बच्चों कि उस रिलेशन में जितने ऑर्डर्ड पेयर आएंगे, जितने ए बी आएंगे, उतने बी ए भी आना चाहिए, यानी उनका उल्टा भी आना चाहिए। तो जरा गौर से देखना बच्चों, यहां पे मैं क्या कर रहा हूं, यहां पे मैं लेट ए एंड बी बिलोंग्स टू जेड, मैंने दो इंटीजर लिए, दो इंटीजर यहां से ले लिया। और ये कैसे इंटीजर है? सच दैट ये a और b दो ऐसे इंटीजर हैं कि यहां पे a माइनस बी का डिफरेंस, a माइनस बी का डिफरेंस क्या है? 2 से डिविजिबल है। क्या है? 2 से डिविजिबल है, 2 से डिविजिबल है, डिविजिबल बाई 2। बात समझ आई? तो जब a माइनस बी डिविजिबल बाई 2 है, इसका मतलब कि a कॉमा b बिलोंग्स टू r होगा। ठीक बच्चों, आप किसी भी इंटीजर को ले लो भैया, जैसे आप 8 और 4 ले लो। 8 और 4 का डिफरेंस क्या आ रहा है? 4 आ रहा है, जो कि 2 से डिविजिबल है, 2 से डिविजिबल है। अब 8 और 4 का डिफरेंस अगर 2 से डिविजिबल है, तो क्या 4 और 8 का डिफरेंस -4 आएगा? ये 2 से डिविजिबल नहीं होगा, ये भी 2 से डिविजिबल होगा। बच्चों इंटीजर की बात कर रहा है, यहां पे साइन से कोई प्रॉब्लम नहीं है, माइनस प्लस से कोई मतलब नहीं है। जब a माइनस बी 2 से डिविजिबल होगा, तो बच्चों तब यहां पे b माइनस ए भी क्या होगा? दिस इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 2। ये भी क्या होगा? 2 से डिविजिबल ही होगा, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। वो बात अलग है कि जब 8 में से 4 को आपने सब्ट्रैक्ट किया तो 4 आया, और 4 को आपने 2 से डिवाइड किया तो उसका क्वोशिएंट यानी भागफल 2 आएगा। जबकि आपने 4 में से 8 को सब्ट्रैक्ट किया तो यहां पे -4 आया, और -4 को आप 2 से डिवाइड करेंगे तो -2 इसका भागफल यानी क्वोशिएंट आएगा। क्वोशिएंट पॉजिटिव आ रहा है कि क्वोशिएंट निगेटिव आ रहा है, भागफल धनात्मक आ रहा है कि भागफल ऋणात्मक आ रहा है, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। हमें बस मतलब है कि डिविजिबल होना चाहिए, भागफल चाहे जो आए। तो बच्चों जब a माइनस बी 2 से डिविजिबल हो सकता है, तो क्या b माइनस ए 2 से डिविजिबल नहीं होगा? बिल्कुल होगा। जब हो गया, अब जरा देखिएगा, जब a माइनस बी 2 से डिविजिबल है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका a माइनस बी 2 से डिविजिबल है, इसका मतलब क्या हुआ कि a कॉमा b बिलोंग्स टू r आया। और जब a माइनस बी 2 से डिविजिबल है, तो उस बेस पे b माइनस ए भी से डिविजिबल हो रहा है, यानी कि तब क्या हुआ कि b माइनस ए भी r में आया। इसका मतलब क्या हो गया बच्चों? आप ये कह सकते हो कि r क्या है? r इज अ सिमेट्रिक रिलेशन, r इज अ सिमेट्रिक रिलेशन। ठीक, अब बच्चों मैं बात करने वाला हूं ट्रांजिटिव की। किसकी बात होगी? ट्रांजिटिव, क्योंकि फाइनली हमें क्या दिखाना है? इसको इक्विवेलेंस रिलेशन दिखाना है। ठीक है, तो जरा गौर से देखिएगा।
अब यहाँ पे ट्रांजिटिव के लिए मैं इसमें से इंटीजर्स में से थ्री इंटीजर यानी मैं ले रहा हूं ए ले लिया, बी ले लिया और सी ले लिया, बिलोंग्स टू जेड, सच दैट मैंने ऐसे मान लिया, इसको ऐसे माना कि a माइनस बी, मैंने ऐसे माना कि a माइनस बी ये क्या है, डिविजिबल बाई 2 है, डिविजिबल बाई 2 यानी 2 से क्या है, ये डिविजिबल है। जब 2 से डिविजिबल है यानी कि a माइनस बी को मैं एक नया नाम दे रहा हूं, वो मैं नाम दे रहा हूं बच्चों 2k, ठीक है। a माइनस बी यानी 2 का एक फैक्टर है, 2 का एक क्या बोलते हैं, a माइनस बी जो है वो 2 का एक मल्टीपल है, यानी 2 का एक गुणज है, तो उसको मैंने 2k नाम दे दिया, ठीक है। अब जरा देखिएगा, और फिर मैंने b माइनस सी, मैं मान रहा हूं कि b माइनस सी भी क्या है, ये भी 2 से मल्टीपल है, यानी 2 का मल्टीपल है, यानी मैं इसको नाम दे रहा हूं 2l, ठीक है। ये इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड। अब अगर मैं दोनों इक्वेशन को ऐड करूंगा तो a माइनस बी प्लस बी माइनस सी इज इक्वल टू क्या आया, 2k प्लस 2l आया, यानी b से b कट गया। अब जरा बताइएगा कि क्या a माइनस सी क्या हुआ, 2 कॉमन लीजिए, k प्लस l आया, यानी कि यहाँ पे a माइनस सी भी क्या हुआ, 2 से डिविजिबल हुआ कि नहीं हुआ, 2 से डिविजिबल हुआ कि नहीं हुआ। अगर ये बात नहीं समझ आ रही है तो जरा इधर आइए, मैंने बच्चों यहां से 3 इंटीजर्स मैंने लिया, a b c बिलोंग्स टू जेड लिया, इस ऐसा ले लिया मैंने 3 इंटीजर, 3 पूर्णांक मैंने ऐसा माना कि a माइनस बी, a माइनस क्या है, a माइनस बी डिविजिबल बाई 2 है, a माइनस बी डिविजिबल बाई 2 है। जब a माइनस बी डिविजिबल बाई 2 है, इसका मतलब कि a b बिलोंग्स टू आ रहा है, ठीक। फिर मैंने ABC में से BC को भी ऐसे लिया है कि B माइनस सी भी क्या है, ये भी डिविजिबल बाई 2 है, डिविजिबल बाई 2 है। इसका मतलब क्या हुआ कि B कॉमा C भी क्या R में आया, बिलोंग्स टू आ रहा है। तो जब A और B का डिफरेंस 2 से डिविजिबल है और B और C का डिफरेंस 2 से डिविजिबल है, तो क्या इस बेस पे मैं ये नहीं कह सकता हूं कि a माइनस सी भी क्या होगा, ये भी 2 से डिविजिबल होगा, ये कह सकते हो बच्चों। जब आप कह सकते हो तो इसका मतलब कि AC ऑल्सो बिलोंग्स टू R आ जाएगा, यानी अब ये क्या आ गया, ये आ गया कि AB बिलोंग्स टू R एंड BC also belongs to R. This implies that A comma C also belongs to R. इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, ये क्या है, R is a transitive relation. R is a transitive relation. अब बच्चों R क्या हो गया, R रिफ्लेक्सिव भी हो गया, R सिमेट्रिक भी हो गया, और उसके साथ ही साथ R ट्रांजिटिव भी हो गया, ठीक है। यानी ये तीनों क्या हो गए, ये रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों हो गए। इसका मतलब क्या है, ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया, यानी कि लास्ट में अब आप कह सकते हो, अब आप ये कहने के कैपेबल हो गए हो कि सिंस R इज रिफ्लेक्सिव, R इज सिमेट्रिक and R is transitive. It means R is an equivalence relation. Hence proved. ठीक है, तो शायद इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, समझ आ गया होगा, ठीक है बच्चों। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, अगले क्वेश्चन को देखा जाए। हाँ, ये क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 बच्चों, ये 1 मार्क्स का 1 नंबर का ये क्वेश्चन पूछा गया था। ये क्वेश्चन आया हुआ है 2022 में, ये क्वेश्चन 2022 यानी कि 2022 बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था। कितने मार्क्स का पूछा गया था, 1 मार्क का पूछा गया था। काफी इजी क्वेश्चन है बच्चों। ये बोला है कि इफ A इज द सेट ऑफ एलिमेंट A, B एंड B इज द सेट ऑफ एलिमेंट 2, 3 and C is the set of element 3, C, then find A cross A intersection C. A cross A intersection C. ऐसे अगर बच्चों ये बात किया जाए तो आप ये कह सकते हैं कि क्वेश्चन कहाँ से, कि ये क्वेश्चन क्लास 11 से आया है।
क्लास 11th के रिलेशन यानी संबंध से ये क्वेश्चन पूछा गया है। खैर रिलेशन हमें क्लास 12th में भी पढ़ना है, तो आप ये नहीं कह सकते हैं कि केवल 11 से ही आया है, इसको 12 से ही मान लीजिए, बट बेसिकली हमें इसको क्लास 11th में ही पढ़ना है। देखिए बच्चों गौर से देखिएगा, ये काफी इजी क्वेश्चन। हमें क्या फाइंड करना है, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी, ए क्रॉस ए इंटरसेक्शन सी। सबसे पहले बच्चों मैं ए इंटरसेक्शन सी निकाल ले रहा हूं। ए इंटरसेक्शन सी निकालूंगा तो ए क्या है, ए इज द सेट ऑफ एलिमेंट ए कॉमा बी है, और इसका इंटरसेक्शन किससे करना है, सी से। सी इज द सेट ऑफ एलिमेंट 3 कॉमा सी है। दोनों का इंटरसेक्शन करूंगा तो ये क्या आएगा, ये कुछ गड़बड़ है क्या, ये बी इंटरसेक्शन सी है कि ए इंटरसेक्शन सी है, जरा मुझे देख लेने दीजिए। यहां मिसप्रिंट है बच्चों, ये ए नहीं है ये बी है, ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, ठीक है। तो थोड़ा सा आप समझ जाइए, नहीं तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। यहां से ये दिया है बी इंटरसेक्शन सी, अब क्या करना होगा, हमें यहां से सेट बी को लेना पड़ेगा। सेट बी क्या है हमारे पास, सेट बी, बी द सेट ऑफ एलिमेंट 2 कॉमा 3 इंटरसेक्शन 3 कॉमा 7 यानी सी। दोनों का इंटरसेक्शन करेंगे बच्चों तो हमें एक एलिमेंट मिल जाएगा, ठीक है। अब हमें क्या फाइंड करना है, अब हमें फाइंड करना है ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी। सेट ए इज द सेट ऑफ एलिमेंट बच्चों ए कॉमा बी है, इसका हमें इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट किसके साथ फाइंड करना है, 3 के साथ फाइंड करना है। तो ये तो आपको आता ही होगा ना, ये कार्टेशियन प्रोडक्ट का क्वेश्चन है, यानी ए कॉमा 3 फिर ये बी कॉमा 3, यही आ गया इसका आंसर। एक नंबर आपको चुटकियों में फटाफट आपके सामने आपको मिल गया। तो ठीक है बच्चों, अब लेक्चर नंबर 1 में आज हम लोग अब इतने ही क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, लेकिन फिर से मैं नेक्स्ट लेक्चर में रिलेशन के ही क्वेश्चन यानी संबंध के ही क्वेश्चन को लेकर के आऊंगा। बच्चों मेरी प्लानिंग ये है कि इस मिशन में हम लोग क्या करेंगे कि छोटे छोटे क्लासेस के साथ यानी कम क्वेश्चन को हमें डिस्कस करना है। अभी हमारे पास काफ़ी टाइम है, अभी ये अगस्त चल रहा है बच्चों, अभी हमारे पास काफ़ी टाइम है, और धीरे धीरे कुछ क्वेश्चन को टॉपिक वाइज इसको सॉल्व करेंगे। यानी आज मैंने रिलेशन पार्ट का लेक्चर नंबर 1 लेकर के आया, फिर नेक्स्ट क्लास में आपको लेक्चर नंबर 2 मिलेगा, फिर नेक्स्ट क्लास में लेक्चर नंबर 3 मिलेगा। ऐसे करके एक एक करके हम लोग पहले रिलेशन को ख़त्म करेंगे, रिलेशन को ख़त्म करने के बाद फिर हम लोग फंक्शन को ख़त्म करेंगे, फिर उसके बाद आगे हम लोग बढ़ेंगे तो ITF यानी इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन पढ़ेंगे, उसके बाद आगे हम चलेंगे तो मैट्रिक्स पढ़ेंगे, फिर उसके आगे चलेंगे तो डिटर्मिनेंट पढ़ेंगे। ऐसे करते करते बच्चों एक एक करके छोटे छोटे क्लासेस के साथ हम लोग प्रोबेबिलिटी तक पहुँच जाएंगे। अभी हमारे पास अनफ टाइम है, अभी टाइम की कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो बच्चों बस आप क्लास में इसी तरह बने रहिए, और एक बात मैं ज़रूर कहूँगा कि अगर वीडियो पसंद आए तो आप वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ठीक है। और फिर से नेक्स्ट क्लास के साथ यानी इस चैप्टर के इस जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसको लेकर के मैं फिर से हाजिर होऊंगा। हाँ एक बात और है, अभी बच्चों हम लोग रिलेशन पढ़ रहे हैं यानी संबंध पढ़ रहे हैं, और आप ऑलरेडी पढ़े हुए हैं, आपको अच्छी तरह मालूम है कि रिलेशन थोड़ा सा क्या है, बोरिंग टॉपिक है। बट बोरिंग है तो इसको छोड़ना तो है नहीं, छोड़ना नहीं, इसको इंटरेस्टिंग बनाना है। इसके जो क्वेश्चंस होते हैं ना, क्वेश्चन का इनका जो सॉल्यूशन होता है वो थोड़ा कॉन्सेप्ट पे बेस्ड ऑन होता है, उसको समझना होता है, उसकी फीलिंग लेनी होती है। फीलिंग लेने के बाद उसको कॉपी और पेज पे, या एक तरह से कह सकते हैं कि व्हाइट बोर्ड पे या बोर्ड पे उसको एक्सप्रेस करना होता है। तो ठीक है बच्चों, फिर से नए क्लास के साथ फिर से मैं हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।